नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ू बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का टॉपिक इंट्रोडक्शन के एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। क्लास 10th के वो बच्चे जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं भविष्य में, उनके लिए भी ये लेक्चर एप्लीकेबल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आज का लेक्चर। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड अपॉन, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने 1735 में दिया था, वो किस कैरेक्टर पे बेस्ड था ये हमको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फिर है एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, उसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट और लास्ट में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कैरेक्टर्स जो मॉर्फोलॉजिकल स्पेशलिटी या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बताते हैं उन्हें कहते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। एंड्रोसियम आप जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। हैबिट और एंड हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे वो एल्गी या जहाँ पे वो प्लांट रहता है उसे कहते हैं हैबिटेट। जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था ये इन्होंने पब्लिश कराया था 1735 में और पब्लिकेशन का नाम क्या था? पब्लिकेशन का नाम था सिस्टेमा नेचुरे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट क्लासिफिकेशन एज proposed by Carolus Linnaeus was artificial because it was based on, इसमें पहला है only a few morphological characters, दूसरा है all the possible characters, फिर है anatomical characters which are adaptive in nature, next ऑप्शन है physiological and morphological characters। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ओनली ए फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जो कैरोलस लीनियस थे वो सबसे एक तरह से फेमस पहले क्लासीफायर थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था और उन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की स्टडी करके ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बाद में जब और नई टेक्नोलॉजी आई तो उसके बाद जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर आए जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी तो करी ही, लेकिन और भी आंतरिक स्ट्रक्चर्स की स्टडी भी करी। जैसे उन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल का निकाला तब उसकी स्टडी करी, उसके बाद एनाटॉमिकल स्टडी करी, उसके बाद उन्होंने सेल के अंदर की जो मटेरियल थी उनकी स्टडी करी और उसमें जो बायोमोलिक्यूल्स मिल जा रहे थे या मेटाबोलाइट थे उनकी भी स्टडी करके फिर उसने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आगे क्वेश्चन मिलेंगे हमको, बस इतना बता दें आपको। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ये आए थे 1862 से लेकर 1883 के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ्टन, इसमें से बताना है आपको कि यहाँ पे क्या आएगा। कैरेक्टर्स आर मोर इजली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। इसमें देखिए ऑप्शन है वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं यानी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट से चेंज हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हम जहाँ पर रहते हैं, जैसा हमारा इन्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है और चेंज हो जाता है। जैसे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ होती हैं, एक एग्ज़ाम्पल आपको बताएं, उसमें बहुत ही जो ब्लैक कलर है स्किन का वो पाया जाता है क्योंकि उस कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है गर्मी होती है और इन कंपैरिजन टू अगर अमेरिका की बात करें या इंग्लैंड की बात करें वहाँ पर बहुत सर्दी होती है तो उस हिसाब से वहाँ स्किन का कलर कुछ और होता है। तो इन्वायरमेंट का
हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड इन। ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें एक साथ हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स की हम स्टडी करके और हर कैरेक्टर को हम इक्वल वेटेज देके क्लासीफाई करते हैं? ऑप्शन है साइटोटैक्सोनॉमी, मॉर्फोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम सैकड़ों कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। इसका आंसर होगा डी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक तरह से कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। इसमें पहले से हमें पता होता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स की स्टडी करनी है और उस कैरेक्टर या उस बिहेवियर के प्रेजेंट होने पर हम उस एल्गी के कैरेक्टर्स को पॉजिटिव या नेगेटिवली डिसाइड करते हैं। अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर उस एल्गी में प्रेजेंट है तो पॉजिटिव देते हैं, और अगर वो कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या बिहेवियर प्रेजेंट नहीं है तब उसे माइनस देते हैं। इस हिसाब से हम काउंट करते हैं ढेरों कैरेक्टर्स का और फिर डिसाइड करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के हिसाब से कि वो किस में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन वे आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। जो नेचुरल एफिनिटीज डिसाइड करता है या नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होते हैं वो होते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत बाद में आया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1735 में आया था, और जबकि ये 1862 से लेके 1883 के बीच में इन्होंने पब्लिश कराया था। जिन्होंने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उन साइंटिस्ट के नाम थे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये जब बाद में आए तो उस समय तक टेक्नोलॉजी और भी डेवलप हो गई थी, जिस वजह से इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टडी करके और उसका रिजल्ट निकाल के फिर क्लासिफिकेशन किया। क्योंकि इन्होंने एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स यानी चीड़ फाड़ करके फिर जो उसकी स्टडी करते हैं उसे एनाटॉमिकल कैरेक्टर कहते हैं, उसकी स्टडी कर उसके बाद और भी कैरेक्टर्स जैसे सेल के अंदर साइटोलॉजी की पूरी स्टडी करके, और फिर डिवीज़न के समय उस क्रोमोसोम्स के क्या बिहेवियर होते हैं इसकी भी स्टडी करके, इस तरह से बहुत सारी कैरेक्टर्स की स्टडी करके इन्होंने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वैज्ञानिक थे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने जो अपना पब्लिकेशन कराया था वो 3 वॉल्यूम्स में कराया था, 1862 से लेके 1883 के बीच में, और उस पब्लिकेशन का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेक इनटू कंसीडरेशन। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किन किन कैरेक्टर को ध्यान में रख के बनाया गया था? ऑप्शन आपकी ये रहे स्क्रीन पर, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, साइटोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, या चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ये जो वैज्ञानिक थे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ये आए थे कैरोलस लीनियस के बाद में। उस समय तक टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई थी, इसलिए इन सारे कैरेक्टर्स की स्टडी ये कर पाए, और इन्होंने अपना जो पब्लिकेशन कराया वो 3 वॉल्यूम्स में कराया था। इनके पब्लिकेशन का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड। ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टडी करके क्लासिफिकेशन किया गया था, वो था आर्टिफिशियल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, सिंथेटिक सिस्टम या नेचुरल सिस्टम। जो नेचुरल सिस्टम है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टडी करके क्लासिफिकेशन दिया गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, नेचुरल सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम इन।
जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें क्या ऐसी चीज़ थी कि वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से डिफर था। देखते हैं, एम्प्लॉइंग ओनली वन फ्लोरल ट्रेट या एम्प्लॉइंग ओनली वन वेजिटेटिव ट्रेट, ब्रिंगिंग आउट सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ और डेवलपिंग एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। इसका जो आंसर है वो होगा सी, ब्रिंगिंग आउट सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। चूँकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने बहुत सारे कैरेक्टर्स 100 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स की स्टडी करके फिर बताया था कि पर्टिकुलर एल्गी किस ब्रांच में या पर्टिकुलर प्लांट किस ग्रुप में होना चाहिए, तो इन्होंने सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बारे में भी स्टडी करी थी। ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था ये थे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, और इनका पब्लिकेशन था जेनेरा प्लांटेरम। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वेयर बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब देखिए इसमें एक टर्म आ गया एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक, बोथ ए एंड बी। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या बोथ ए एंड बी। देखिए इसमें जहाँ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपका आए, यानी कि एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं हम कंटिन्यूसली कि शुरू से लेके यानी वायरस से लेके आज जो ह्यूमन है, इसी तरह से प्लांट में भी जो प्राइमरी प्लांट की शुरुआत थी वो ब्लू ग्रीन एल्गी से मानी जाती है, क्योंकि कुछ एल्गी में ऐसे कैरेक्टर आ गए कि वो ऑटोट्रॉपिक हो गए, तो वहीं से हम शुरुआत मानते हैं। और फिर उसके बाद एल्गी आया, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म की बहुत सारी सक्सेसफुल वैरायटीज़ आई। तो उसमें जो एवोल्यूशन के थ्रू रिलेशनशिप रहा सब में, उसकी स्टडी किसने करी थी? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमारा आंसर होगा सी, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम 1900 ईस्वी के बाद पॉपुलर होना शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको मैच करना है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। देखिए इसमें दिया है पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिया था कैरोलस लीनियस ने, इसका ए का ऑप्शन होगा सेकंड। उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। इसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रांटल ने, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देख लीजिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था फर्स्ट में, यानी ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, आपको इनकरेक्ट पेयर सिलेक्ट करना है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जितने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं उन सब की स्टडी हम करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, साइटोटैक्सोनॉमी में जो सेल के अंदर की इन्फॉर्मेशन होती हैं उन सब की स्टडी करते हैं, ये भी सही है। कीमोटैक्सोनॉमी, क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, ये गलत चीज़ है। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल बेसिस पे हम स्टडी करते हैं, तभी उसका नाम गया है कीमोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है क्लासिस्टिक टैक्सोनॉमी, ओरिजिन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। एक थीम लेके चलते हैं कि जितने भी प्लांट या जितने भी एनिमल आज डेवलप हुए हैं उनका एंसेस्टर कॉमन होता है, एक होता है, उसे कहते हैं हम क्लासिस्टिक टैक्सोनॉमी। इसका ऑप्शन होगा सी, यही एक इनकरेक्ट पेयर है। ये देखिए ये है एक क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें क्लैडिस्टिक रिलेशनशिप हम बताते हैं कि एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से कैसे कैसे इन्वायरमेंट के थ्रू
जो एडेप्टेशन होते हैं उनसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या जीव या प्लांट जंतु बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है उसके लिए ये दे रखे हैं 4 पॉइंट, इसमें से बताना है आपको कौन से पॉइंट सही हैं, फिर उस हिसाब से आंसर देना है। इक्वल इम्पोर्टेंस गिव टू ईच कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है कि जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है उसमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे सबको इक्वल वेटेज दी गई थी। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ये भी सही बात है। इजिली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का यूज़ करके इसको इजिली हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को। ओनली फ्यू कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड एट द सेम टाइम, ये ऑप्शन आपका गलत है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी इसका आंसर होगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ट्रेकियोफाइटा दैट इज वैस्कुलर प्लांट्स। जो जिनमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं वैस्कुलर प्लांट, या उसको ट्रेकियोफाइटा भी बोलते हैं। तो इसमें से टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर बंडल अब्सेंट होता है, यानी वो उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। जो शुरुआत होती है जाइलम और फ्लोएम की वो टेरिडोफाइटा से होती है। टेरिडोफाइटा में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, तो इसका आंसर होगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इन सबको आपको मैच करना है और फिर कोड के हिसाब से टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही हो। देखिए, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। पहले बता दें कि क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं। क्रिप्टोगेम्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड यानी कि बीज नहीं बनते हैं, ठीक है। अब नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कौन से हैं? नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड नहीं बनते हैं और जिनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। तो देखिए, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स आपके कौन कौन से हैं? एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। एल्गी और ब्रायोफाइटा में बीज नहीं बनते हैं और इनमें जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल भी एब्सेंट होता है। उसके बाद वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, ऐसे क्रिप्टोगेम्स प्लांट जिनमें बीज नहीं बनते हैं लेकिन वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में आपका आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं बनते हैं लेकिन उसमें जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। इसके बाद फेनरोगेम्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बीज बनते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बीज बनते हैं, लेकिन बीज में अंतर क्या होता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के? जिम्नोस्पर्म के जो बीज होते हैं वो नेकेड होते हैं यानी नग्न बीज होते हैं, इनमें फल की कवरिंग नहीं होती है। लेकिन दोनों ही ये फेनरोगेम्स हैं क्योंकि बीज बनाते हैं। अब देख लीजिए आंसर कौन सा होगा। ए का आपका तीसरा होगा, ए का तीसरा केवल एक ही ऑप्शन है, बी का दूसरा, तो भी मैच कर लेते हैं, बी का दूसरा, और सी का आपका पहला, सी का पहला। आपका आंसर होगा ए। पुनः आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।